हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम हायर एजुकेशन के प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे उसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, वहाँ पे हमने 15 सवालों को सॉल्व करा था। आज हम अगेन कुछ 15 से 16 सवालों को सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 2 जो है वो रहने वाला है, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की फ्री पीडीएफ वगैरह जो है वो मिलती रहती है, ठीक है। और कॉमन टेलीग्राम चैनल है एक हमारा जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, क्लासेस की लिंक वगैरह, क्लासेस की है ना प्लेलिस्ट वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। ये हर्षिता मैम की पाठशाला मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और है ना लर्निंग टुगेदर जो है वो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। हम हमारे सवाल को है ना हमारी क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप 15 सवाल जो है इससे पहले हम कर चुके हैं, आज हम 16th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जितने भी सवाल आपके सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि मैडम इतने क्वेश्चन जो है वो मेरे सही हुए हैं, ठीक है। हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 1902, यानी कि 1902 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है वो मौजूद था। 1902 के अंदर, 1902 के अंदर भारत में कौन सा इंजन था, है ना। रॉरके वाला इंजन था आपका, है ना, सिबापुर का इंजन था, पूना का इंजन था, या फिर आपका मद्रास का इंजन था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ABCD इसका करेक्ट आंसर है। रॉरके, शिबापुर, पूना और मद्रास सारे ही इसके करेक्ट आंसर है। आई थिंक यहाँ पे इंजन नहीं होना चाहिए, या तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई है ना टाइपिंग की मिस्टेक हुई है यहाँ पे, पर ऑप्शन नंबर है ना सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। सारे ही ऑप्शन जो है वो आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है ना सेकंड पे। आज का सेकंड क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं। क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे 2 कथन दिए हैं और पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन बोलता है कि NCTE जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला तो सवाल यही बन जाएगा, NCTE की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1993, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है NCTE जिसको हम बोलते हैं 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय जो है वो बना था, ठीक है। और आपका है ना दूसरा कथन क्या बोला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जब इसका है ना सेटअप हुआ था 1948 के तहत, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय आयोग के है ना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। दोनों ही कथन आपके सही है। NCTE जो है 1993 में एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय के रूप में बना था और राधाकृष्णन जो है वो आपके पहले चेयरमैन थे UGC के। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है, UGC नहीं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उसके चेयरमैन कौन थे, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। ऑप्शन नंबर है ना दोनों ही सही है आपके, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विद एन एम फॉर एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन मेंडले, वैशाली, है ना सतपानी या फिर पाटलिपुत्र। शिक्षा के उद्देश्य से प्रथम बौद्धिक परिषद है ना बौद्ध धर्म की परिषद का गठन कहाँ पे हुआ था, आपका है ना मांडले में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सतपानी में हुआ था या फिर पाटलिपुत्र में हुआ था। तो सतपानी, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा के उद्देश्य से प्रथम बौद्ध है ना परिषद का गठन आपका सतपानी में हुआ था, जो कि 483 BC के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स मस्ट बी फोकस फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी ऑफ अ हायर एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मूल्यों और नैतिकता के निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल्य को बढ़ाने के लिए, वैल्यूज को बढ़ाने के लिए हमको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के ऊपर फोकस करना चाहिए, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी के ऊपर फोकस करना चाहिए, अखंडता, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, योग्यता और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। तो हमको किस पे फोकस करना चाहिए, हमको यहाँ पे सभी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जवाबदेही भी होनी चाहिए, भागीदारी भी होनी चाहिए, अखंडता, कॉम्पिटेंसी यानी कि योग्यता और पारदर्शिता यानी कि
ट्रांसपेरेंसी, सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मूल्य और नैतिकता में कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो होनी चाहिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसके अंदर मूल्य और नैतिकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, ड्यूरिंग द एंशंट पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द एंशंट पीरियड, यहाँ पे बोला है कि ड्यूरिंग द एंशंट पीरियड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर इंक्लूडेड अमंग द प्लेसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिक्षा के स्थानों में शामिल था। प्राचीन काल में कौन सा स्थान जो है वो शिक्षा के स्थानों में शामिल था, मंदिर, मठ, आपके है ना बसाड़ीज, या फिर आपके विहार, यानी कि ऐसे कौन सी संस्था है, ऐसे कौन से स्थान है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पुराने टाइम में शिक्षा जो है वो दिया जाती थी, शिक्षा जो है वो दी जाती थी। जैसे अभी हमारे कॉलेजेस होते हैं, अभी हमारे स्कूल होते हैं, तो पहले जो है वो स्कूल कॉलेज तो होते नहीं थे, पहले क्या होते थे, मंदिर, मठ, मसाड़ी या फिर विहार क्या होते थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आपके टेम्पल्स हुआ करते थे, मठ हुआ करते थे, बसाड़ीज और विहार हुआ करते थे, जहाँ पे शिक्षा जो है वो मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर ABCD यानी कि आपके फोर्थ ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ABCD आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे दोनों सेम ही दिए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मंदिर हो गए, आपके मठ हो गए, आपके बसाड़ी हो गए, विहार हो गए, टोल हो गए, विहार हो गए, ठीक है, ये ऐसी सारी जगह है जहाँ पे शिक्षा जो है वो मिलती थी आपके प्राचीन भारत में। तो ऑप्शन नंबर ABCD जो है इसके करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड या फोर्थ जिसने भी लगाया है सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नीति का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर टीचिंग इंडियंस, नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव फॉर है ना टीचिंग इन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नेशनल आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम फॉर टेक्निकल इंटीग्रेशन। नीति जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीयों को सीखने के लिए राष्ट्रीय एकता, शिक्षण संस्था के लिए है ना गैर सरकारी दीक्षा, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान, या फिर तकनीकी के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय पहचान। तो इसकी नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का आपने नाम सुना होगा, तो वो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग यही है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में आया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2 कथन दिए हैं, आपसे पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन क्या बोलता है, डिस्टेंस एजुकेशन हैज रिप्लेस्ड द फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया, और दूसरा कथन बोला है डिस्टेंस एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन ने भारत में औपचारिक शिक्षा का स्थान ले लिया है और दूरस्थ शिक्षा की लागत को कम कर दिया है। दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षा की लागत को कम कर दिया है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है कौन सा गलत है वो आपको चूज करके बताना है। तो पहला कथन तो गलत है, पर दूसरा कथन आपका सही है। पहला क्या बोला है, दूरस्थ शिक्षा ने यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन का स्थान ले लिया है, औपचारिक शिक्षा का स्थान ले लिया है, ऐसा नहीं है। औपचारिक शिक्षा भी चलती है, फॉर्मल एजुकेशन भी होती है। भाई दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि आप अगर वहाँ से कोई कोर्स वगैरह करते हो, कोई डिग्री करते हो, तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे है ना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही अपने कोर्स जो है वो कर सकते हो, डिस्टेंस के माध्यम से आप अपने कोर्सेज वगैरह जो है वो कर सकते हो। तो ये होती है आपकी दूरस्थ शिक्षा, आपको वहां पे जाके प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोर्स वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और औपचारिक शिक्षा क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज के टाइम पे हुआ करता था, आज भी होता है बहुत जगह पे, जहाँ पे आपको एट प्रेजेंट उस टाइम पे इन पर्सन के अंदर आपको प्रेजेंट होना होता है, यानी कि स्कूल में वहाँ पे जाओगे, बैठोगे बेंचेस के ऊपर, सारे टीचर बच्चे एक साथ में रहेंगे, टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो वो जहाँ पे आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। तो ये बोला है कि दूरस्थ शिक्षा ने औपचारिक शिक्षा का स्थान ले लिया, ऐसा नहीं है। दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन भी आपकी है ना पढ़ाई वढ़ाई हो रही है और आपकी ऑफलाइन भी पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, तो दोनों का अपना अपना स्थान अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा, पर दूसरा कथन सही है कि दूरस्थ शिक्षा ने क्या किया है, शिक्षा का लागत जो है वो कम कर दिया है, शिक्षा की कॉस्ट कम कर दी। बिल्कुल सही बात है भाई, आप जहाँ पे घर से बैठे बैठे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो, तो आपको दूसरे शहर में जाके अच्छे शहर में अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अच्छे कॉलेज में अपने घर से बैठे बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हो, आने जाने का खर्चा बचेगा, वहाँ पे रहने करने का खर्चा बचेगा। ठीक है, तो जो आपकी लागत जो है उसने कम कर दिया है, तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है कि कथन पहला तो गलत है और कथन दूसरा जो है वो सत्य है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्स जो है उसका पूर्ण नाम क्या है वो आपको बताना है।
Scheme for Transformational and Advantage Research in Fundamental Science, Schedule for Transdisciplinary and Advocacy Research in Framework of Society, Standard for Transformational and Advanced Right in Framework of Society, या फिर Standard for Transdisciplinary and Academic Research Fundamental Science। स्टार्स जो है इसका पूर्ण नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मौलिक विज्ञान में परिवर्तनकारी और लाभकारी अनुसंधान के लिए योजना, या फिर समाज के ढांचे में ट्रांसडिसिप्लिनरी और एडवोकेसी रिसर्च के लिए अनुसूची, समाज के ढांचे में परिवर्तनकारी और उन्नत अधिकार के लिए मानक, या फिर ट्रांसडिसिप्लिनरी और अकादमिक अनुसंधान मौलिक विज्ञान के लिए मानक। तो स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? मौलिक विज्ञान में परिवर्तनीय और लाभकारी अनुसंधान के लिए योजना है। स्कीम है किसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशनल एडवांटेज रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस के लिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है वो आपको यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ मच परसेंटेज ऑफ लर्नर बाय 2025 थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि एनईपी 2020 ने आपके काफ़ी सारे मानक जो है वो बताए हैं कि भाई हमको 2025 तक ये करना है, 2030 तक हमको ये करना है, 2040 तक हमको ये करना है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है वोकेशनल एजुकेशन को लेकर कि एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 2025 तक कितने प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा, यानी कि 2025 तक कितने प्रतिशत बच्चे जो है जिसको व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ पे आप इसके लिए आप यहाँ जहाँ पे कौशल का ज्ञान लेते हो, जहाँ पे आप कौशल सीखते हो, आप स्किल्स सीखते हो, तो कितने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव हमको 2025 तक कर देना है। ऐसी बात एनईपी 2020 के अंदर कही गई है। 50% बच्चों, 40% बच्चे, 35% या फिर 60% बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50% बच्चों को हमको क्या कर लेना है? व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव करवा देना है। 50% बच्चों को हमको वोकेशनल एजुकेशन जो है वो दे देनी है 2025 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है 50% इज योर करेक्ट आंसर। अब ये पूरा हुआ नहीं हुआ वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है, बट यहाँ पे हमसे जो सवाल में पूछा था इसका आंसर हमको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है? 1937 में गांधी जी इवॉल्व्ड अ स्कीम नोन एज वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन। भाई 1937 में गांधी जी एक योजना लेकर आए थे, विकसित है ना, योजना इन्होंने विकसित करी थी जिसे बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम या तो बुनियादी राष्ट्र की शिक्षा भी कहते हैं या फिर वर्धा स्कीम यानी कि वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1937 में आई थी। और कौन लेकर आए थे इसको, योजना को विकास किसने किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछता है? वर्धा योजना की सिफारिश को लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो है वो किया गया था, यानी कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दी रिकमेंडेशन ऑफ वर्धा स्कीम कमिटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गांधी जी, बीके खेर, है ना, जाकिर हुसैन या फिर एके आजाद। तो क्या पूछा है आपसे? काफ़ी सारी कमिटीज़ जो है वो आपको हायर एजुकेशन में पढ़नी होती है। तो 1937 में आपकी एक वर्धा स्कीम आई थी, आपकी एक बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की, है ना, एक वर्धा स्कीम आई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक नेशनल एजुकेशन की स्कीम भी कहते हैं, जो कि गांधी जी लेकर आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई थी? यहाँ पे बात हुई थी कि जो आपके 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, जो आप उसको हमको क्या करना है? बुनियादी शिक्षा देनी है, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो हमको बच्चों को प्रोवाइड करनी है, इसकी बात हुई थी। अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है कि वर्धा स्कीम की जो भी सिफारिशें थी उसको लागू करने के लिए हमने एक समिति का गठन किया था, ठीक है। अब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जाकिर हुसैन जो थे वो आपके उस समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धा स्कीम तो गांधी जी लेकर आए, लेकिन इस स्कीम ने जो भी अपनी सिफारिश दी थी उसको लागू करने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जाकिर हुसैन थे। तो इसको हम जाकिर हुसैन की कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है। तो जाकिर हुसैन कमेटी और गांधी जी की वर्धा स्कीम दोनों 1937 में ही आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? वन ऑफ द रीजनल सेंटर ऑफ यूजीसी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यूजीसी का एक क्षेत्रीय, है ना, केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर आसाम में। तो यूजीसी के पहला मेरा क्वेश्चन है कि यूजीसी के कितने रीजनल सेंटर्स हैं वो आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे, और कहाँ पे है वो मुझे कॉमेंट करके बताना। इन चारों में से एक तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई एक रीजनल सेंटर जो है यूजीसी का वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आसाम के अंदर यूजीसी का रीजनल सेंटर जो है वो स्थापित है। ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है। अब और कितने रीजनल सेंटर हैं और वो कहाँ पे हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1904 में क्या बात हुई है? हु वाज द मूविंग
force behind the enactment of Indian University Act, which intended to introduce radical changes into some of the existing university in colonial India। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 का जो एग्जाम हुआ था और 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर 1904 की जो आपकी कमेटी आई थी, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था, उस एक्ट को लेकर आपसे काफी सारे सवाल जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, इस सवाल में क्या पूछा है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिनियमन के पीछे प्रेरक शक्ति कौन थी, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में कुछ मौजूद विश्वविद्यालय में आमचूल आपके विश्वविद्यालय में आमूल चूल परिवर्तन करना था। यानी कि 1904 में आपका एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपका एक एक्ट आया था, जिस एक्ट को कौन लेकर आए थे, लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे, माउंटबेटन लेकर आए थे, लॉर्ड कर्जन या फिर आपका लिलिंगथॉ लेकर आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन आए थे आपके, जिन्होंने क्या कहा था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेकर आए थे और ये कहा था कि हमको यूनिवर्सिटी के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव करना है। यूनिवर्सिटी जो है, एजुकेशन जो है वो पूरी की पूरी ब्रिटिशर्स के हाथों में रहेगी और हमको एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव करने हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बदलाव करने हैं, काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो हमको विश्वविद्यालय के अंदर करने हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो आपके लॉर्ड कर्जन लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, 1904 के अंदर लेकर आए थे। ठीक है, और 1905 में ही फिर इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन भी करवा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बाय विच ईयर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल एम टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट एंड शैल एम टू हैव लार्ज स्टूडेंट एनरोलमेंट एज पर एनईपी 2020 रिकमेंडेशन। 2035, 30, 40 या फिर 2025, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है एनईपी 2020 ने बताई है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस सवाल में क्या पूछा है, किस वर्ष तक सभी उच्च शिक्षा के जो संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखेंगे और एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसार बड़े छात्र नामांकन का लक्ष्य रखेंगे। यानी कि 2020 तक 2020 के जो एनईपी आई है, एनईपी 2020 जो आई है, उसकी सिफारिश में मतलब कहना आपको बताया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमको बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो क्या कर लेना है, हमको बढ़ाना है। तो वो कौन से साल तक करना है, 2035 तक, 30 तक, 40 तक या फिर 25 तक। तो 2040 तक हमको क्या कर देना है, बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो उच्च शिक्षा के अंदर बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है 2040। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, मिथिला विश्वविद्यालय के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो आपको बताना है। मिथिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, एस्ट्रोनॉमी के लिए, खगोल विज्ञान के लिए, न्याय के लिए, सूत्र के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए, पुरातत्व के लिए, लॉजिकल साइंस तार्किक विज्ञान के लिए, मेडिसिन यानी कि दवा के लिए। तो जो आपकी मिथिला यूनिवर्सिटी जो है, मिथिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, वो आपको बताना है। तो मिथिला विश्वविद्यालय जो है वो आपका न्याय के लिए और आर्कियोलॉजी के लिए यानी कि न्याय और पुरातत्व के लिए फेमस थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पहला सवाल। कब आई थी, ये मेरा दूसरा सवाल है। दोनों सवालों के आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, नेशनल प्रोग्राम ऑन द टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स। यानी कि जो आपका नेप्टल जो है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, जो है वो लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी है इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्सेज। तो ये कौन कौन से कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग नेप्टल जो है पाठ्यक्रम की दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन का भंडार है। तो इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, योगा और ध्यान जो है मेडिटेशन होता है, योगा और ध्यान के कोर्स मिलते हैं, इंजीनियरिंग के मिलते हैं, तस्वीर यानी कि विजुअल आपके कोर्सेज मिलते हैं, बेसिक साइंस के, बुनियादी विज्ञान के, या फिर ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट यानी कि मानविकी और प्रबंधन के कोर्सेज मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिलते हैं और विजुअल के कोर्सेज मिलते हैं। योगा वगैरह के कोई कोर्स नहीं मिलते, बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज के भी कोर्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। नाम में ही देख लो ना, नाम में क्या बोला है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन आपको देगा। तो इंजीनियरिंग और विजुअल के कोर्स यानी कि बी और सी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी रीजनल सेंटर ऑफ यूजीसी आर देयर। मैंने आपसे सवाल पूछा ही था कि क्या बोला है, भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऑलरेडी भी पूछा हुआ है कि भारत में
जो यूजीसी है उसके कितने रीजनल सेंटर्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे पूछा हुआ है ना, 4 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद कमेंट करके दोगे। तो ये सारे सवाल थे जो आज हमने सॉल्व करे। टोटल 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं। कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको कहना ये जो सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, आपको कहना प्रैक्टिस जो है वो क्या अच्छे से हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। बाकी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।